नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। नेताजी की आजकल एक बड़ी खास छवि होती है कि एक बड़ी सी गाड़ी होती है जिसमें नेताजी सवार होते हैं और करीब करीब उतनी ही बड़ी गाड़ियों का एक काफिला होता है। और नेताजी जब आते हैं और फिर चले जाते हैं तो बस धूल रह जाता है और नेताजी से अपेक्षाएं, उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। देश के किसी भी कोने में इसी तरह की भावनाएं नेताओं को लेकर हैं, लेकिन वही नेता अगर सड़कों पर आपको चलता हुआ नज़र आता है, पैदल यात्रा करता हुआ नज़र आता है, तो आपको ये लगता है कि शायद ये व्यक्ति वही है जिसकी हमें तलाश थी, जो पैदल चलकर हमारी समस्याओं को समझ पाएगा। और समय समय पर नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया है। इस तरीके का इस्तेमाल ख़ास तौर पर आप याद करें, गांधी जी के दौर से था। दांडी मार्च कुछ उसी भावना को समेटने के लिए थी, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो यात्रा जिसने अलख ऐसी जगाई कि मात्र 17 सालों बाद आज़ादी मिल गई थी। समय समय पर अलग अलग तरीके से यात्राएं करते रहे लोग। चंद्रशेखर की यात्रा हमें याद है, वो भी कश्मीर से कन्याकुमारी वाली यात्रा थी। हमें याद है सुनील दत्त साहब दंगों के बाद उन्होंने भी यात्रा निकाली थी गोल्डन टेम्पल तक मुंबई से। और हाल की तो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। और इस यात्रा में कहीं ना कहीं वो दम था जिसने ये साबित किया कि लोकसभा चुनाव में वो असर दिखे, वो असर दिखा भी। और ख़ास तौर पर कांग्रेस को उन जगहों पर फ़ायदा भी हुआ, हर जगह नहीं हुआ लेकिन फ़ायदा भी हुआ जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकली थी। यात्रा करने वाले की जो सैक्रिफाइस होती है, उसका जो त्याग होता है, उसका सम्मान अपने तरीके से जनता करती है। एक यात्रा बिहार में चल रही है, कन्हैया कुमार लेकर चल रहे हैं उस यात्रा को, जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो। ये यात्रा महात्मा गांधी ने चंपारण से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा वहीं से शुरू हुई है। और चुनाव के पहले जो यात्राएं होती हैं वो जाहिर है वोट के लिए होती हैं। ये यात्रा वोट के लिए ही है, लेकिन लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि बिहार में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले 35 साल के कार्यकाल में संपन्न नहीं हो पाई हैं। और उसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने भी जितना किया था वो काफ़ी नहीं था। लिहाजा ये जो पूरा सिलसिला आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का है, उसमें बिहार लगातार पिछड़ता ही चला गया। लालू राज में भी पिछड़ा, जब 1990 से लेकर के 2005 तक आरजेडी अपने अलग अलग रूप में शासन सत्ता में रही। वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू आने के बाद वो लगातार बने हुए हैं और वो इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके लोग कहते ही हैं कि नीतीश जी के काम अभी भी अधूरे हैं। और ऐसे में कांग्रेस कुछ नए तरीके से सोचने की कोशिश करती हुई नए प्रभारी की नियुक्ति, नए अध्यक्ष की नियुक्ति, ये फिर यात्रा निकाली जा रही है, फिर अपने आप को थोड़ा दूर आरजेडी से रखते हुए कि हम बी टीम नहीं हैं, ये बताने की कोशिश। और अब दिल्ली में एक रणनीति बनी है। दिल्ली में रणनीति बनी है कि बिहार में जिस तरह से यात्रा के जरिए कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, इसे और ज़्यादा दुरुस्त और बड़ा करना है। ये यात्रा जो कि चंपारण से निकली थी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, ये यात्रा मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा और मधुबनी आगे बढ़ रही है। और ऐसे में जबकि इसे पटना पहुंचना है, एक चरण ऐसा आने जा रहा है जहां राहुल गांधी भी मार्च करेंगे। और ये यात्रा जब राहुल गांधी पहुंचेंगे बिहार और इस यात्रा में शिरकत करेंगे, तो वो क्षण ऐसा होगा जो बिहार की तरफ, उसकी समस्याओं की तरफ सबों का ध्यान खींचेगा और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देगा। क्योंकि यात्राओं के मामले में आज की तारीख में राहुल गांधी का कोई सानी नहीं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर लगातार चलते हुए और फिर पूरब से पश्चिम वो हाइब्रिड यात्रा उन्होंने जो की थी, लेकिन पहली वाली यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका असर तो हुआ ही था। और उस असर ने राहुल गांधी को एक नया रूप, एक नया कलेवर उनकी राजनीति को दिया था। हर बार 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 वो पुरानी बात दोहराई नहीं जा सकती है और राजनीति में वो लागू होती है, लेकिन बिहार में अगर कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी यात्रा करते हैं तो एक
कांग्रेस की नई जो बनावट है, जो नया स्वरूप है, जो कॉम्बैट करने की, लड़ने की कांग्रेस की क्षमता है, जिसे संचार करना चाह रहे हैं वहाँ के आम वर्कर्स में राहुल गांधी, वो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन वापस पाने में या अपनी ज़मीन को मजबूती से पकड़ने में और फिर से अपने आप को मजबूत करने में सफल नहीं हो पाती है, तो फिर राष्ट्रीय अल्टरनेटिव वो कभी नहीं बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बहुत मजबूत है। लिहाजा ये प्रश्न केवल बिहार के चुनाव का नहीं है, ये प्रश्न दरअसल राष्ट्रीय है और इसी कारण से एक नए तरीके से इस बार का चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली में बैठक में यही फैसला हुआ है। अध्यक्ष बदला गया है, प्रभारी महासचिव बदले गए हैं, कोई भी ये जो नए अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियां हैं, लालू जी के दरबार में जाकर हाज़िरी लगानी है, इस बात की जहमत नहीं उठा रहे हैं, वो गए भी नहीं हैं। लालू जी की जो इफ्तार पार्टी थी, दावते इफ्तार, उसमें भी नहीं पहुँचे थे। एक अपनी अलग पहचान, और बैठक में ये भी तय हुआ दिल्ली वाली कि रेस्पेक्टेबल समझौता होना चाहिए। ये जो समझौता जिसमें कि आप बड़े भाई हैं और हमें छोटा भाई बना दीजिए आप, वैसा समझौता नहीं होने जा रहा है। कोशिश ये की जाएगी कि एक रेस्पेक्टेबल समझौता मिले। अगर कोई बात हो गई तो फिर अकेले लड़ जाएंगे। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि कांग्रेस या आरजेडी अकेले लड़ने के बारे में सोच भी सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि बुधवार को जब सुबह के 10 बजेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत बड़े आंदोलन के साथ पटना की सड़क पर आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ होगा। और ख़ास तौर पर ये टारगेटेड धरना दिया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड जो कि सहयोगी है सरकार में, एलजेपी जो कि सहयोगी है सरकार में, टीडीपी जो कि सहयोगी में है सरकार में, और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो कि सहयोगी है केंद्र सरकार में, इन सबों के खिलाफ। और कहा जा रहा है कि अपने स्टैंड को रिकंसीडर कीजिए, वक्फ पर सरकार का समर्थन मत कीजिए, मत कीजिए। सरकार खुद अपनी तैयारी कर रही है। सुबह के 10 बजे ही, वो भी एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, आप जानते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय, और वहाँ पर किरेन रिजिजू सभी सांसदों को उन्होंने बुलाया है और कहा है आइए और आप समझिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ संशोधन विधेयक क्यों लाया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरी है हमारे देश में कि वक्फ के बारे में एक बार फिर से सोचा जाए और जो स्वरूप वक्फ का है उसे बदला जाए। ये दोनों परस्पर ऐसी बातें हैं एक दूसरे के खिलाफ, जो कि अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों के लिए समस्या बन सकती हैं अगर वो बीजेपी के साथ हैं। तो मानकर चलिए कि जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी या इस तरह की जितनी भी पार्टी हैं, हम ये मुस्लिम वोट्स कुछ पा जाएंगे, इस बात की संभावना ज़रा कम है। इस एक मुद्दे ने वोट्स को घुमाना शुरू कर दिया है। एक तरफा वोटिंग होगी ये कहा जा रहा है बिहार में, और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी ने तय किया है अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस जिसके बारे में कहा जा रहा था कल तक कि कुछ भी हो सकता है, उसने तय कर लिया है। सब ऐसा है कि सम्मानजनक समझौता कीजिए, हमें वैसी सीटें दीजिए जो जिताऊ हैं, और हम आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि हराना है भारतीय जनता पार्टी को। पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इन सब सिचुएशन से कोई सीख न ली हो और अपनी तैयारियां न कर रही हो, ऐसा नहीं है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, ज़्यादा भी हो सकती है, और ये वोट अगर एक तरफा एक पड़ता है तो उससे किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। यादवों के वोट उसमें जोड़िए और वो भी अगर एक तरफा पड़ता है, जो कि अमूमन होता है ऐसा, तो वो 30% से ज़्यादा वोट हो जाते हैं, और ये अपने आप में एक ऐसी वोट परसेंटेज है जिसे पार करना एनडीए और बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है, और वो पार करते हैं अपनी रणनीति के ज़रिए और इसीलिए बार बार जीतते हैं। लेकिन उसके प्रयास आपको बुधवार को ही दिल्ली में दिखाई पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पटना में ही एक्शन होगा। दिल्ली में संजय जायसवाल के घर, जो कि पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस वक्त बेतिया से सांसद भी हैं,
उन्होंने अपने घर बैठक बुलाई है जिसमें सब लोग रहने वाले हैं। आप गिनते चले जाइए तो उसमें सम्राट चौधरी भी होंगे, उसमें विजय सिन्हा भी होंगे, उसमें चिराग पासवान भी होंगे, उसमें जीतन राम मांझी भी होंगे, उसमें संजय झा भी होंगे। तमाम नेता जो कि एनडीए के लिए बहुत प्रमुख है, मजबूत हैं, वो तमाम नेता मौजूद होंगे। इसके अलावा सांसद होंगे जो कि एनडीए से ताल्लुक़ रखते हैं, मंत्री होंगे जो एनडीए से ताल्लुक़ रखते हैं। आखिर इस तरह की बैठक की दिल्ली में क्या ज़रूरत है? बैठक नड्डा जी के घर पर नहीं हो रही है, नड्डा जी आ रहे हैं। बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि ये बिहार एनडीए की बैठक है और बिहार एनडीए इस गतिविधि को देख रहा है जहां कांग्रेस आरजेडी के बीच कोई फूट की बात नहीं हो रही है, जहां मुस्लिम वोट इस बार बटेगा नहीं, एक तरफा जाएगा। और ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? और उस रणनीति की पहली कड़ी जो है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एनडीए के रणनीति की पहली कड़ी। नीतीश कुमार आखिर पहली कड़ी तो जायज़ है, वो होंगे ही, मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं और बहुत दिनों से वो एनडीए की नाव को खे रहे हैं बिहार में, वही तो पतवार चला रहे हैं। लेकिन क्या इस बार ऐसा संभव है? नीतीश कुमार क्या इस बार भी चेहरा होने जा रहे हैं? क्या उन्हीं के ज़रिए चुनाव में वोट पाए जाएंगे या फिर कुछ नई बात सोची जा रही है? हमारी जानकारी ये कहती है कि नीतीश जी को लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं, जाहिर है कि उनका अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो उनके सहयोगी सोचेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से नीतीश जी की जो ताकत है उस ताकत में कहीं भी कोई असंतुलन नहीं आना चाहिए, ये चिंता भी है। और ऐसे में क्या होना चाहिए? नीतीश जी साथ भी रहें, नीतीश जी के होने से जो फ़ायदा होता है वो भी हो, और नीतीश जी क्या नाम ले लेकर उनके बारे में बता बता करके आरजेडी और तेजस्वी फ़ायदा न उठाए, इसकी क्या तैयारी हो सकती है? लिहाजा ये मसला भी कल एनडीए की बैठक में आए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। जानकारियां यही कहती हैं कि इस एक मसले पर आने वाले दिनों में जो टॉप लीडरशिप है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, वो राय बनाना चाहती है। अमित शाह 29 तारीख को बिहार पहुंचेंगे और 30 तारीख को वो वहीं रहेंगे। गोपालगंज में सभा भी प्लान कर ली गई है और जाहिर है कि इस तरह के प्रश्न उनके सामने आ सकते हैं। जो संबोधन वो देंगे उसमें वो बता सकते हैं। लोगों को अभी भी इंतज़ार है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कम से कम अमित शाह ये बात कह दें, क्योंकि उन्होंने ही दिल्ली में कहा था कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। हालांकि वहाँ जो राज्य स्तर के नेता हैं वो कह चुके हैं, नीतीश जी हैं, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका खेमा भी इंतज़ार कर रहा है। बस इसके बीच ही नीतीश जी को लेकर एक जो बहस चल पड़ी है, उस बहस पर आखिरकार कोई ना कोई तो फैसला लेना है, और क्या वो घड़ी नज़दीक आ गई है। और इन्हीं सब वजहों से महागठबंधन को एक अपॉर्चुनिटी लगता है कि इस बार है। महागठबंधन पिछली बार ज़्यादा नहीं 15-20 विधायकों से ही पीछे रह गया था। इस बार वो कमी न रह जाए और सरकार बनाने में सफलता मिल जाए, उसकी ये कोशिश है। और ये कोशिश आखिरकार क्या कामयाब होती है, क्योंकि आपस में झगड़े तो मुश्किलें बढ़ी, ये तय है। और इसीलिए आज तमाम डिफरेंसेस के बावजूद कांग्रेसियों ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि हम आरजेडी के साथ ही रहेंगे। 2010 का वाकया आपको आखिर में हम बता देते हैं। 2010 में कांग्रेस और आरजेडी अकेले अकेले लड़े थे चुनाव, और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा यही जाता है कि वही था नीतीश जी का। अपने दम पर उन्होंने 115 सीटें हासिल कर ली थीं और 223 सीटें आई थीं कुल। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को 223 या 20 और इतनी कम सीटें आई थीं आरजेडी को कि वो सदन में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं प्राप्त कर पाई थी। अलग लड़कर कांग्रेस मात्र 4 लेकर आई थी और 20 या 22 कुछ इस तरह से ही सीटें आ पाई थी। आरजेडी को नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिला था। अकेले लड़ना खतरों से खाली नहीं है बिहार में, और एनडीए बखूबी इस बात को समझता है, और इसीलिए शायद महागठबंधन ने भी ये तय कर लिया है। और अब वहाँ इंतज़ार इस बात का है कि क्या राहुल गांधी पहुँचेंगे, और अगर पहुँचेंगे तो कहाँ से वो ज्वाइन करेंगे उस यात्रा को
जो आज की तारीख में गैर भाजपा खेमे में काफ़ी चर्चा में है। यहाँ से बिहार चुनाव की असली कहानी शुरू होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करिए, हमें बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।